हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ और कूलम्ब्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स दैट कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स एट रेस्ट। कूलम्ब्स लॉ को हम कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है फिजिक्स का जो कैलकुलेट करता है अमाउंट ऑफ फोर्स को बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पोजीशन में पाए जाते हैं। सो कूलम्ब्स लॉ से हम क्या निकालते हैं? कूलम्ब्स लॉ से हम अमाउंट ऑफ फोर्स निकालते हैं किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं। अब देखिए, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हो या दोनों नेगेटिवली चार्ज हो या एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अगर दोनों पर ही सेम चार्जेस हुआ, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। और अगर एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव हुआ तो वहाँ क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो कूलम्ब्स लॉ से अमाउंट ऑफ फोर्स निकाला जाता है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब वो रेस्ट पोजीशन के अंदर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कन्वेंशनली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स। अब देखिए, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दो तरह का है, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। इसी फोर्स को, इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स कहेंगे। या फिर हम यूँ कह सकते हैं, जो दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, उन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जोइनिंग द टू चार्जेस। तो देखिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो दो तरह का है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। और उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? टू स्टेशनरी, यानी कि दोनों ही क्या होने चाहिए? रेस्ट पोजीशन के अंदर होने चाहिए। अब यहाँ पर एक डिफरेंट टर्म आया है, पॉइंट चार्जेस। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉइंट चार्जेस हम किसे कहते हैं। देखिए, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, देयर साइज में बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। जब कभी किन्हीं भी दो चार्ज बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस उनके साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तब हम ऐसी चार्ज बॉडीज़ को पॉइंट चार्ज कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। एक आप अर्थ ले लीजिए और दूसरा स्टार ले लीजिए। जैसे कि जब कभी हम नाइट में स्टार को देखते हैं तो हमें बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है। सेम वैसे ही अगर हम स्टार से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी हमें कैसी दिखाई देगी? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखाई देगी। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस, जो अर्थ है और जो स्टार है, उनके बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनका जो साइज़ है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो इस वजह से जो स्टार है वो हमें बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिख रहा है और स्टार से अर्थ भी एक पॉइंट की तरह दिख रही है। तो तब कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि किन्हीं भी दो चार्ज बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाए कि उनका जो साइज़ है वो उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो उस केस में हम ऐसी चार्ज बॉडीज़ को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। चार्ज बॉडीज़ का साइज़ जब उनके बीच के डिस्टेंस से बहुत ही कम हो, ठीक है, उस केस में हम ऐसी चार्ज बॉडीज़ को पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो कहाँ एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है। अब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। अब देखिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है। जैसे दो चार्जेस हैं, एक एक जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर Q1 चार्ज है और जो दूसरा पार्टिकल है उसके ऊपर Q2 चार्ज है। ठीक है। अब हमें सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। अब चाहे देखिए, Q1 के ऊपर मान लिया हमने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और Q2 पर मान लिया हमने -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है।
ठीक है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे Q1 और Q2 की तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल Q1 के केस में हम 2 माइक्रोकूलम में लेंगे, ये तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, और जो Q2 के ऊपर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है उसको हम 3 माइक्रोकूलम लेंगे। ठीक है। जब भी मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ही लिया जाता है। ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है। Q1 और Q2 जो चार्ज है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि अगर किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है, अगर दोनों पास पास में हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होगा। तो इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। क्योंकि चार्जेस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो इससे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है उसका अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो इससे जो है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब जो ये फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो लाइन इन दोनों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। अब इसको आप यहाँ से समझिए। देखिए ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्जेस Q1 है, दो चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है। एक के ऊपर Q1 चार्ज है और दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन जो सेम है वो किसके हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। अब जो लास्ट लाइन थी कि जो फोर्स है वो किसके अलोंग एक्ट करता है, जो लाइन ज्वाइन कर रही थी उसके अलोंग एक्ट करता है। अब Q1 और Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग जो है हमेशा एक्ट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो है इस साइड एक्ट करेगा या यहाँ एक्ट करेगा, नहीं, दोनों बॉडीज़ को जो लाइन मिला रही है उसी के अलोंग एक्ट करेगा। मान लीजिए ये चार्ज थोड़ा सा नीचे की साइड होता तो इनको जो लाइन मिला रही होती उस लाइन के अलोंग ही जो है फोर्स एक्ट करता। ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार, इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R देन द फोर्स F ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दैम इज सच दैट, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगी और ये F किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर K क्या है ये आपको बता देता हूँ। वेयर K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। K को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। जो K की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, कि भाई दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा है। भाई दोनों चार्जेस अगर फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में है, तो हम वहाँ उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अलग होगा। अगर दोनों वाटर के अंदर हैं तो वहाँ पर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अलग होगा। ठीक है। तो हमेशा जो K की वैल्यू है मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर द टू चार्जेस लोकेटेड इन फ्री स्पेस, अगर दोनों चार्जेस कहाँ लोकेटेड हो, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में अगर होंगे तो जो K की वैल्यू हो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इसकी जो न्यूमेरिकल, इसको सोल्व करने के बाद, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो मैं आपको बताऊंगा। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आगे,
देखिए एसआई यूनिट, सबसे पहले आप जो है एसआई यूनिट देख लीजिए। एसआई यूनिट क्या आएगी के की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, अगर उसकी हमें यूनिट निकालनी है तो जो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला आया है, जस्ट उसमें के को हम लेफ्ट साइड में लेकर चले जाएंगे और एफ को राइट में लेकर आ जाएंगे, तो ये टर्म बन जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब देखिए फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, और यहाँ पर आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट हम लेकर चल रहे हैं तो मीटर लेके चलेंगे, मीटर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, अपॉन Q1 के ऊपर चार्ज है जो कि कूलम्ब में है, और Q2 के ऊपर चार्ज है कूलम्ब में, क्योंकि देखिए दूसरी चीज़ जो चार्ज है उसकी यूनिट कूलम्ब होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम्ब सी का स्क्वायर हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो के इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म का यूज़ हुआ है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जो एप्सिलॉन नोट है वो होता क्या है, एप्सिलॉन नोट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, permittivity of free space. So we can express Coulomb's law in SI units as F equals to K की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की किसके बराबर है, 1/4 एप्सिलॉन नोट के बराबर है, और N2 में क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो यहाँ से ये Coulomb's law का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये जब हम नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना, कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। अभी आप बेसिकली बस जो सिंपल है वो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी दो चार्जेस फ्री स्पेस में हैं तो वहाँ उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो के है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना। तो जब दो चार्जेस फ्री स्पेस में वैक्यूम में होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वैल्यू डिफरेंट आएगी, और जब दो चार्जेस किसी दूसरे मीडियम में होंगे, लाइक वाटर में होंगे, ठीक है, या कोई दूसरे अदर मीडियम में होंगे, तो वहाँ जो वैल्यू आएगी कूलम्ब्स लॉ की वो डिफरेंट आएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो के है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर बिटवीन द टू चार्जेस। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। सो तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।